आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में हम स्टार्ट करेंगे विद सल्फ्यूरस एसिड। तो देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। सल्फ्यूरस एसिड यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड की तरह हुआ ही है, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है उससे बस इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, बिल्कुल ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड जितना होता है जैसा होता है। H2SO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सारे ऑक्सो एसिड्स के, उसके बाद हम देखेंगे इसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो ये जो होगा सभी में चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर यानी कि हमारे पास जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम होगा, है ना। सेंट्रल एटम के पास हमारे पास, हम जानते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, जिसमें से हमेशा मैं आपको बोलती हूँ एक जो होता है डबल बॉन्ड आपको हमेशा ऑक्सीजन को देना ही देना है। ओके, तो एक आपने डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन को दे दिया, ओके, और बचे हुए आपके पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, 2 OH, है ना, OH बनाएंगे। अभी भी आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया है, तो यानी कि क्या बच गया हमारे पास, लोन पेयर बच गया है। तो ये रहा आपके पास लोन पेयर, तो ये बन गया H2SO3 का स्ट्रक्चर। बेसिसिटी देखेंगे, इसकी बेसिसिटी होगी आपके पास, ये कितना बेसिसिटी है यानी कि कितने यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि कितने OH प्रेजेंट है। ठीक है, जितने हम OH को रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और लेके आ सकते हैं, उसके हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आपके पास 2 आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेसेबल है, तो ये कौन, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डाई बेसिक हो जाएगा ये, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, डाई प्रोटिक। दोनों ही आप इसके नाम याद रखिए, इसका डाई बेसिक और डाई प्रोटिक हम इसे कहते हैं। ऑलराइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका जो कि है बहुत ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा हमें मिलती है, इसके बिना जो है एसिड्स इनकम्प्लीट है, कॉमन है ये वाला जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे H2SO4 होता है। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, हम इसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इसका एक और नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, किंग ऑफ केमिकल्स भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इसके बिना आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है इम्पॉसिबल है। सो किंग ऑफ केमिकल्स यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं आपके पास 4 है और हाइड्रोजन कितने 2 है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो हाइड्रोजन है वो जितने होंगे उतना ही OH बनेगा, है ना, और बचे हुए जो हमारे पास 2 होंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 OH बनेंगे, तो बच गए कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बच गए। 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, वो बनाएंगे डबल बॉन्ड विद सल्फर। तो सल्फर के साथ यहाँ पर क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के, और बचे हुए जो होंगे वो बनाएंगे OH। ऐसे आपको करना है, आपके ऐसे अगर आप ऐसे करके अगर सभी के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आसानी से इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे, जैसे हमने पहले किया था ना ऑक्सो एसिड्स, वैसे ही अभी यहाँ पे भी चलेगा, और आगे भी ग्रुप 17 में भी ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है इसका। अगर हम इसका देखें बेसिसिटी, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे 2 OH हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पर हम क्या बनेंगे, इसकी बेसिसिटी कितनी है, डाई बेसिक है, ये भी सेम डाई बेसिक डाई प्रोटिक दोनों ही आप इसे कह सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे अब हमारे पास आ गया है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो पर ऑक्सो यानी कि पर ऑक्साइड यहाँ पे आ रहा है, मैंने आपको बताया जब भी पर ऑक्साइड आएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बनेगा इस तरह से। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होगा बीच में कहीं घुसेगा, उसका डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादातर डबल बॉन्ड से अटैच होता है, बट जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है, और -1 होने के साथ साथ वो क्या बनाता है, अपने ही ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसे हम परऑक्साइड कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर भी क्या है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जैसा ही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि बीच में परऑक्साइड घुसा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम कैसे हम यहाँ पर परऑक्साइड को बीच में घुसाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला जो है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे कि मैंने बोला जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना वैसे होता है, यानी कि H2SO4 जैसा होता है, बस बीच में एक ऑक्सीजन घुसा दिया, यानी कि अब क्या हो जाएगा, H2SO5। H2SO5 जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हम इसे एक और चीज़ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाता है तो इसे हम एक और कहते हैं, जैसे कि कैरोज एसिड हम इसे बोलते हैं, कैरोज एसिड भी इसका नाम होता है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड को ना कैरोज एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, तो मैं इसलिए बता दिया आपको। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं।
सेंट्रल एटम एस होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 है, तो इसका मतलब 2 OH तो बनेंगे ही, 2 OH हमने इस तरह से बना लिए, है ना, 2 OH। बचे हुए हमारे पास कितने हैं, अब हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हो गया हमारे पास, अभी हमारे पास है 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक तो आप जानते हैं परऑक्साइड वाला है, और बचे हुए 2 क्या हैं, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन होंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसने अभी चारों के 6 के 6 बॉन्ड बना लिए हैं, तो अब ये वाला ऑक्सीजन कहाँ आएगा, तो जो ये जो परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन होता है, ये जो इस वाले OH होता है ना, इसी के साथ अटैच होता है, तो ये जो अब यहाँ पर आपको H दिख रहा होगा, ये यहाँ बाहर आ जाएगा, इसके बीच में ही ये ऑक्सीजन घुस जाएगा, तो ये होता है स्ट्रक्चर परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का। बीच में बस हमने क्या किया, परऑक्साइड घुसा दिया, आप किसी भी OH में आप घुसा सकते हैं। बेसिसिटी देखेंगे, इसकी बेसिसिटी होगी यहाँ पर 2 आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सो ये हो जाएगा डाई बेसिक, डाई प्रोटिक, है ना, ये भी डाई बेसिक है, ओके, ये भी डाई बेसिक है, सारे डाई बेसिक होते जा रहे हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डाईथायोनिक एसिड। डाईथायोनिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाईथायोनिक एसिड में थायो जो वर्ड आ रहा है ना, वो सल्फर के लिए होता है। आपको मैं अभी ऑर्गेनिक आप देखेंगे ना, वहाँ थायो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको तब समझ में आएगा कि ये जो होता है वर्ड सल्फर जब जहाँ भी प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे समझ लो थायो वर्ड आ गया है। सो यहाँ पे डाईथायोनिक एसिड यानी कि 2 सल्फर होंगे ऑफ कोर्स, तो 2 सल्फर के साथ ये क्या होगा, एक का एसिड होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले 2 सल्फर बना लेंगे। हमें पता है दोनों के दोनों सल्फर जो होंगे उनके 6-6 बॉन्ड बनते हैं, ओके, 6-6 बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें एक जो बॉन्ड होगा ये सल्फर सल्फर अपने साथ बना लेगा। बचे हुए जो बॉन्ड होंगे 6, उनमें से जो होगा आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए निकल जाता है, एक जो होता है आपके पास OH के लिए निकल जाता है ना। 2 तो आप जानते ही हैं हमेशा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए होता है, यहाँ पर भी सेम चलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे और एक OH होगा। हम जानते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड O होते हैं और 2 OH होता है, बट यहाँ पर दूसरा OH की जगह यहाँ पे एक सल्फर ने दूसरे सल्फर के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। अब मैं इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताऊंगी, H2S2O6, ठीक है। ये बात आप खुद कर सकते हैं ऐसे काम, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी पहले। इसका एसिड वर्ड आ गया ना, समझ लो, ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को ज्वाइन किया, तब क्या बना हमारे पास, डाईथायोनिक एसिड, H2S2O6। अब यहाँ पर इसका बेसिसिटी भी क्या है, सेम डाई बेसिक है ये भी, तो यहाँ पर सारे के सारे डाई बेसिक ही आ रहे हैं मुझे लग रहा। ओके, सो नेक्स्ट है 5 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम भी इसे हम कहते हैं, राइट। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम, अगर आपको नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि नाम ओलियम भी होता है इसका नाम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला पायरो वर्ड आया है, तो मैंने आपको बताया था जब भी पायरो वर्ड आएगा ना, तो पायरो वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड को एक ऑक्सीजन ने जोड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखते हैं कैसे 2 सल्फ्यूरिक एसिड ने इसे जोड़ा हुआ है। हम पहले 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, ये रहा 2 सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी इस तरह से बना देते हैं, पैरेलल डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर जो होता है ना हमारे पास, यहाँ पे OH रहता है, यहाँ पर भी OH रहता है, तो ऐसा समझो कि यहाँ से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, है ना, दोनों के OH जो थे वाटर के फॉर्म में निकल गए। अब बचा क्या, अब जो बच गया है वो है एक ऑक्सीजन, जिसने दोनों के दोनों सल्फ्यूरिक एसिड्स को जोड़ा हुआ है, जो कि है हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है केमिकल फॉर्मूला H2S2O7 इसका फॉर्मूला हो रहता है, ओलियम इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप 2 सल्फर ले लेंगे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में बस OH का बॉन्ड मत बनाना, सबसे लास्ट में बनाना। OH का बॉन्ड आप जब मिलाएंगे तो आप क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, ऑक्सीजन जो होगा एक सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से ज्वाइन करेगा, इसे हम क्या बोल देंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास फिर से आ गया है परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे परऑक्सो वर्ड आया है और डाईसल्फ्यूरिक एसिड वर्ड आया है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो परऑक्साइड का बॉन्ड होगा ना, तो वो एक सल्फ्यूरिक एसिड और दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में आएगा, जो परऑक्साइड का बॉन्ड होगा। इतनी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी वाली बात। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह डाईसल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया ना, तो इसका मतलब हमें डाईसल्फ्यूरिक एसिड बना देना है। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, डबल बॉन्ड O, पहले डबल बॉन्ड हमेशा बना लेना, ये 4 बॉन्ड्स यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ पर रहेगा एक OH, इसका भी एक OH। अब यहाँ पर जो रहता है ना OH, उसकी जगह हम क्या बना देंगे यहाँ पे, परऑक्साइड वाला बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड ओ से हम बनाएंगे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरा दोनों सल्फ्यूरिक एसिड को ये जोड़े हुए हैं। ठीक है, इसका नाम जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम। ठीक है, इनके दो नाम है, तो आपको याद नहीं होंगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा अगर आप याद करेंगे तो इसका नाम हो जाते हैं याद। इसका एक और नाम होता है, वो है मार्शल्स एसिड। नॉलेज के लिए याद कर लीजिए, मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं हम इसे। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है H2S2O8। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे आपको नाम समझ में आ जाएगा ना, नाम से आप खुद स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर से आपको फॉर्मूला अपने आप ही समझ में आएगा। इन केस फॉर्मूला दिया हुआ है तब तो आपका और भी ज़्यादा अच्छा है ना। पर ऑक्साइड से समझ जाना, हमेशा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब हमारे पास आ गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है भाई? थायो तो हम जानते हैं कि सल्फर है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करेंगे, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फर ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फर ऐड कर देना है बस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। देखते हैं कैसे होगा ये। हम बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज़ जैसा हम सल्फ्यूरिक का बनाते हैं। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं वैसे हम यहाँ पे बना देंगे, 2OH और 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बस यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है ना, उसकी जगह हम ऑक्सीजन की जगह ले लेगा थायो, यानी कि सल्फर। तो सल्फर जो होता है उस ऑक्सीजन की जगह ले लेगा। हम जानते हैं ये क्या होता है, इसकी स्टेट जो होती है -2 होती है, तो ये ऑक्सीजन की जगह ले सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर ने ही ले ली हो उसे हम बोलेंगे थायो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो हो जाएगा H2S2O3। 2 S रहेंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैं इसकी बेसिसिटी बता रही हूँ, बेसिसिटी यहाँ पे सभी की डाइबेसिक है। यहाँ पर भी ये डाइबेसिक था, है ना, तो मैं बताना भूल गई थी, ये भी डाइबेसिक, ये भी डाइबेसिक है। आपके पास इसमें जो है सारे के सारे डाइबेसिक ही आते जा रहे हैं, मतलब सभी डाइबेसिक हैं। ठीक है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का कोई है तो ये डाइबेसिक ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैंने सोचा इसे साथ में ही हम ख़त्म कर लें, क्योंकि इसके बाद हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो अलग रहेगा, उसमें अच्छा रहेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके साथ ही बता रही हूँ इसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सूटेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2SO4 जो है यहाँ पर हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 को हम बनाते हैं यहाँ पर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगा। सो एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स बना रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन में ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझना भी है और ट्राई करना है, प्रैक्टिस भी करना है साथ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी सूटेबल कंडीशन, यानी कि उसका इफेक्ट क्या रहेगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या रहेगा, टेम्परेचर और हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे प्यार से देखेंगे, आराम से देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हम लेते हैं अपना सल्फ़र। ठीक है, एसिड, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला एसिड होता है। सल्फ़र का हम कराते हैं, हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ऑक्सीजन O2 के कांटेक्ट में ले आते हैं, तो ये बन जाता है SO2। पहली रिएक्शन समझ में आ गई, सल्फ़र का रिएक्शन कराया हमने ऑक्सीजन के साथ और SO2 बना दिया। इसे अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इसे भी 8 कर लो, 8 is 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो होगी बैलेंस हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। पहले जो होते हैं ना, स्टेप वाइज होती है रिएक्शन। पहले स्टेप में तो हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑलराइट। उसके नेक्स्ट स्टेप में जो होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हम उसी सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं विद, फिर से ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर। फिर जब हम और O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये बन जाता है SO3। ओके, तो SO3 बन गया। अब इसे भी हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन होती है ना, रिवर्सिबल रहती है, ये रिवर्सिबल का साइन आएगा यहाँ पर, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। और इसमें जो होता है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथ में, क्योंकि
अगर हम बात करें सिंपली ऑक्सीडेशन का, तो सिंपली ऑक्सीडेशन तो होगा तो सिर्फ SO2 ही वो बनेगा, मगर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं ताकि SO3 वाली फॉर्म हम उसे दे सकें। सो SO2 का जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, एयर के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं उसे, तो ये जो होता है उस टाइम पे टेम्परेचर वो रहता है 720 केल्विन। ठीक है, तो 720 केल्विन, और प्रेशर जो रहता है हमारे पास 2 बार रहता है। सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर से काम नहीं बनता है यहाँ पर, एक और चीज़ हम उसे यूज़ करते हैं, वो होता है V2O5। V2O5 यहाँ पे यूज़ होता है, तब जा कर के सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे बनता है, जो कि गैस है, आप जानते ही हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितने हैं, इस साइड पे आपके पास 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ही है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए और सल्फर भी बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 बना लेते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि सल्फर 2 गया तो इसे भी हम क्या करेंगे, 2 बना लेंगे। तो 4 6 यहाँ पर हो गए हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 और सल्फर भी 2। तो ये रिएक्शन जो होगी बैलेंस होगी। अब इस रिएक्शन में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है इसका टेम्परेचर। वो आपको सूटेबल कंडीशन बताने में हेल्प होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सूटेबल कंडीशन में यहाँ पे इसका जो एंथैल्पी जो रहती है इसकी, वो रहती है -196.6 किलो जूल पर मोल इसकी एंथैल्पी रहती है। ठीक है, 196.6 किलो जूल पर मोल इसकी एंथैल्पी होती है, यानी कि माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, जब भी माइनस साइन देख लो एक्सोथर्मिक है, प्लस साइन है एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इतनी बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे ना इसकी सूटेबल कंडीशन देखेंगे, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें हम इस रिएक्शन को बताने के बाद हमें कुछ सूटेबल कंडीशन बतानी होती है, तभी जाकर के जो लास्ट प्रोसेस होता है H2SO4 बनाने का, वो कंप्लीट होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी सूटेबल कंडीशंस। तो जो हम सूटेबल कंडीशन देखने वाले हैं वो इस वाले रिएक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो होती है यहाँ तक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर बन गया उसके बाद तो सिंपल होता है, वो फिर बन जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें कंडीशन, कुछ सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है, जिसके बिहाफ में ही हमारे पास ये वाली जो रिएक्शन है वो बन जाती है, और उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सूटेबल कंडीशन में सबसे पहला नंबर आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं, जिसका भी अगर हमें देखना होता है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए टोटल अगर हम यहाँ पर देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे कितना था, 2 थे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देख रहे होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन देखिए अब ज़्यादा है ना। इसकी अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा कि मैंने आपको बताया था, इसका ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको समझाया था मैंने कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जहाँ बढ़ रहा होता है ये वहाँ नहीं जाता है, जहाँ कम हो रहा होता है उसे बैलेंस करने के लिए उस तरफ जाता है, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कंसनट्रेशन जो हो रही कम हो रही होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है बट यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा जो SO3 है वो ज़्यादा फॉर्म हो और इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी बैलेंस हो जाए। तो इक्विलिब्रियम करता मेंटली यही है कि ताकि वो शिफ्ट इसीलिए होता है ताकि दोनों तरफ जो हमारे पास कंसंट्रेशन हो या फिर कुछ और हो तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहला इफेक्ट आपको समझ में आ गया, इंक्रीज इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन शिफ्ट द रिएक्शन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन था यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन है ये वाला जो साइन होता है, आप जानते हैं कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर सल्फर ट्राईऑक्साइड प्रोडक्ट जो है हमारे पास विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो था कम हो रहा है, कंसंट्रेशन जब भी कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारा जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम उस तरफ उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, उसे बढ़ाने की, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ये कम हो रहा है तो उसे बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा कहाँ, SO3 को बढ़ाएगा, और इससे क्या होगा, SO3 ज़्यादा फॉर्म होगा। और हम जानते हैं कि SO3 ज़्यादा फॉर्म होगा तो हमारे पास H2SO4 भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमने बनाया तो नहीं है, मगर मैं आपको एक साथ बताऊँगी सारा पूरा प्रोसेस।
बट अभी हम स्टेप्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है यही डिपेंड, इसी में हमें सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है और बाकियों में नहीं चाहिए होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी हमें देखना पड़ रहा है, प्रेशर भी इसी में है, और हमारे पास इंथैल्पी भी हम इसी में देख रहे हैं। इसी का क्यों देख रहे हैं? अभी तो इसकी और भी रिएक्शन आएंगे, उसका क्यों नहीं। ये वाली जो स्टेप है बहुत ज़्यादा मेन होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने के बाद ज़्यादा स्टेप नहीं होता है, आराम से बन जाता है H2SO4। ये वाला अगर मेनली अगर ये वाला उसने अच्छे से कंडीशन फॉलो कर ली तो ये जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड हमारा अच्छे से बन जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से इसके अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप जानते हैं कि मैंने आपको जब भी बताया है कि अगर साइन हमेशा माइनस आ जाता है, इंथैल्पी का साइन माइनस आता है, तो रिएक्शन कैसे होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को क्या चाहिए होता है? हीट क्या हो रही होती है? इवॉल्व हो रही होती है। जब भी हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर कैसा? लो टेम्परेचर फेवर होता है। वहाँ पे क्या होता है? लो टेम्परेचर, यानी कि मैक्सिमम 720 केल्विन तक ही उस का फेवर करेगा। उससे ज़्यादा जो होगा तो वो तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, तो वो फिर एंडोथर्मिक कंडीशन आ जाएगी। बट यहाँ पर एक्सोथर्मिक के लिए मतलब 720 केल्विन तक जो होगा ये लो टेम्परेचर तक फेवर करेगा, और इससे क्या होगा? इससे हमारा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो ज़्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा फॉर्म होगा, और वो भी किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? कैटलिस्ट हमने अभी पढ़ा था क्या है? V2O5 और प्लैटिनम, और V2O5 जो होता है दोनों के दोनों हम यूज़ करते हैं। चाहे तो आप V2O5 लिख लीजिए या फिर प्लैटिनम लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों का काम यहाँ पर रहेगा कि कैटलिस्ट का काम हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होता है, कभी कम करना भी होता है। सो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप सिंपल सा जो भी आपके पास रिएक्शन है आप जानते हैं, इसका टेम्परेचर है 196.6 किलो जूल पर मोल। माइनस मतलब है यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में हम जानते हैं लो टेम्परेचर फेवर होता है 720 केल्विन इस रिएक्शन के लिए। जैसे हमने हैबर्स प्रोसेस में देखा था वैसे अभी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ली-चाटलियर प्रिंसिपल की तरह, ओके। और अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट, हम जानते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या डिपेंड करता है? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हम हमेशा इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन को हम दोबारा लिख लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। रिएक्शन है हमारे पास 2SO2 प्लस O2, इक्विलिब्रियम में है ये रिएक्शन, और यहाँ पे बना था सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 मोल्स, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं अभी आपको डेल्टा एच नहीं लिख रही हूँ, सिंपल सी ये रिएक्शन लिख रही हूँ V2O5 की प्रेजेंस में, या फिर आप कह सकते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में 720 केल्विन, ठीक है। प्रेशर अब फिर डेल्टा एच आप खुद ही लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर जो है, सॉरी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 मोल थे, यहाँ पे 3 मोल टोटल थे रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर कितने? 2 मोल है। अब यहाँ पर देखिए कंटेनर में आ जाइए। अब एक कंटेनर में शुरू में क्या थे? 3 मोल्स थे, फिर क्या हो गए? 2 मोल हो गए, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ है? बढ़ा है ना। तो प्रेशर जो हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ है, और वहाँ पर क्या हुआ है? मॉलिक्यूल्स है जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कम हो गए हैं, साथ में आ गए हैं, तो प्रेशर क्या हुआ है? यहाँ पर बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है वो घट रहे हैं। जब भी नंबर ऑफ मोल्स घट रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास 2 बार प्रेशर, हमने 2 बार प्रेशर लिया हुआ है, तो 2 बार प्रेशर जो होगा वो उसे फेवर करेगा इस SO3 के प्रोडक्ट के लिए। बोल रहे हैं हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होगा फॉर्मेशन के लिए हमें 2 बार जो प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर हमें लगाना नहीं पड़ेगा, 2 बार जो होता है नॉर्मल होता है, 2 बार प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 बार भी लिखना मेन चीज़। 2 बार जब आप समझाएंगे तो साथ में अगर लिखेंगे तो भी अच्छा है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के नीचे अगर आप एक साथ लिख रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अलग अलग करके लिख रहे हैं तो आपको फिर यही चीज़ जो होगी 3-4 बार लिखनी पड़ेगी, राइट। तो एक ही बार लिख के आप समझा दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 3 थे, फिर 2 हो रहे हैं, यानी कि डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर जो होगा, ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर रहेगा, यानी कि 2 बार जो प्रेशर रहेगा, इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट 2 बार प्रेशर जो होगा यहाँ पर SO3 के फॉर्मेशन में फेवर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको अभी तक सस्पेंस पे रखा था कि इसकी जो सल्फ्यूरिक एसिड अभी तक तो बना ही नहीं है ना। हमने अभी इसकी सारी कंडीशंस देख ली। SO3 जो है बनना, मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद वाला स्टेप जो होता है सबसे ज़्यादा ईजी होता है, वो मतलब फिर फटाफट बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। वो देख लेते हैं फटाफट से, है ना।
अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या होता है, हमारे पास SO3 बन गया। SO3 के बनते ही हम क्या करते हैं, उसमें H2SO4 डाल देते हैं। हमें तो H2SO4 बनाना था, बट हम यहाँ क्या करते हैं, H2SO4 बनाते हैं। इसका रीज़न मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना उसी में बताऊंगी। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में हम डाल देते हैं H2SO4 ताकि हमारे पास बन जाए, हमें थोड़ा सा मतलब H2SO4 यूज़ करना पड़ता है, और फिर हम यहाँ पे इसके हेल्प से बनाते हैं H2S2O7। मतलब हम डायरेक्टली H2SO4 को नहीं बना पाते हैं, इसका कुछ रीज़न होता है, वो मैं अभी आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस कराऊंगी। सो H2S2O7 यहाँ पे बन जाता है, और इसका नाम अभी हमने देखा था H2S2O7 जो होता है ओलियम होता है, ओलियम। ऑलराइट, तो ओलियम बनने के बाद बस एक स्टेप होती है, उसके बाद हमारे पास जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड वो बन जाता है H2S2O7। तो इस वाले स्टेप में सिंपल सा रहता है, H2S2O7 का हम रिएक्शन करा देते हैं वाटर से। तो वाटर से जैसे हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने रिएक्शन करी हुई है वो बन जाता है, यानी कि H2SO4 बन जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बन जाता है इस रिएक्शन के बाद। सिंपल हमने वाटर डाला है और ये रिएक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस रिएक्शन को पूरी, क्योंकि आपको जब पेपर में अगर आपके पास आता है पूरी रिएक्शन लिखने को, तब आपको सारी की सारी एक साथ लिखनी होगी। तब आप अलग अलग लिख सकते हैं, जब आप बताना चाहते हो उसकी सूटेबल कंडीशन तब आप अलग अलग लिख लीजिएगा। बट अगर आपके पास कॉन्टेक्ट प्रोसेस आपको सिर्फ रिएक्शन लिखने को बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड बना के दिखाइए, तब आप एक साथ लिखेंगे रिएक्शन को। तो ये देखिए मैंने एक साथ लिख के बताया आपको यहाँ पे कि हमने सबसे पहले क्या था, फर्स्ट स्टेप पे सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, सल्फर और ऑक्सीजन में मिल करके बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप तो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसी वाली, क्योंकि यही वाली जो होती है इसी में अगर हमने कंडीशन सही प्रोवाइड कराई तो हमारे पास सही सल्फ्यूरिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का हमने रिएक्शन कराए से और ज़्यादा हमने एयर के कॉन्टैक्ट पे लाया, फिर हमने जला दिया है, कह सकते हैं बर्न कर दिया है, तभी ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्शन हुआ होगा। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने O2 के साथ रिएक्ट कराने के बाद ये जो कंडीशन थी यहाँ पर वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसीलिए हमने इसकी कंडीशन देखी थी, याद है आपको, ली-चैटलियर प्रिंसिपल से हमने बिल्कुल इसको देखा, इफेक्ट देखा, इसका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और इसका प्रेशर देखा, क्योंकि यही वाली जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली होती है। फिर SO3 बना सल्फर ट्राईऑक्साइड, और इंथैल्पी हमारे पास थी -196.6 किलो जूल पर मोल, 720 केल्विन जो था इसका टेम्परेचर था, 2 बार इसमें प्रेशर था। V2O5 या फिर प्लेटिनम हमने यहाँ पर लिया हुआ था एज अ कैटलिस्ट, राइट। थर्ड रिएक्शन में हमने थर्ड पे क्या किया, फिर SO3 हमारे पास बन गया था। SO3 का हमने क्या किया, थोड़ा H2SO4 लिया और H2SO4 के साथ इसे मिला दिया और हमने बना दिया ओलियम, यानी कि H2S2O7। तभी मैं बोल रही थी ओलियम का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनता है जब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। H2S2O7 बन जाता है। फिर जब H2S2O7 बन जाता है, बस हम सिंपल क्या करते हैं, एक स्टेप वाटर डाल देते हैं, वाटर डालने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बन के तैयार। ओके, तो हम यहाँ पे इतना उल्टी पुल्टी रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पास SO3 बन गया था, सिंपल वाटर डालते तो क्या हमारे पास H2SO4 नहीं बनता? बनता, क्यों नहीं बनता? ज़रूर बनता। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है जिसके वजह से हम यहाँ पर SO3 में वाटर नहीं डालते डायरेक्टली। होता क्या एक्चुअली, जब हम SO3 में वाटर डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो होता है इसमें फॉग बनता है, बहुत ज़्यादा, बहुत आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंस फॉग यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये वाली स्टेप मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पे रिएक्शन जो होती है यहाँ तक तो एक्सोथर्मिक रहती है। इसके बाद अगर हमने इस पर डायरेक्टली H2SO4 में अगर हमने वाटर डाल दिया, SO3 में सॉरी वाटर डाल दिया, तो SO3 में वाटर डालने से क्या होता है, बहुत सारा फॉग आपको दिखाई देगा, और फॉग इतना सारा होता है कि हमें उसे कंडेंस करना मुश्किल हो जाता है। पूरे कमरे में आप कह सकते हैं इतना फॉग हो जाता है कि आप उसे कितना कंडेंस कर पाएंगे, कब तक कंडेंस कर पाएंगे। तो ये स्टेप जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम डायरेक्टली इसे SO3 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो हम ऐसे क्या करते हैं, हमें इसे इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं। हम SO3 में थोड़ा H2SO4 डालते हैं ताकि वो ओलियम बना दे, फिर ओलियम में हम वाटर डाल देते हैं, क्योंकि ओलियम जो होता है वाटर के साथ मिल करके इतना डेंस फॉग नहीं बनाता है, नॉर्मली वहाँ पर रिएक्शन हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास लिक्विड टाइप का बन के तैयार हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो ओलियम वाला स्टेप है ना, इनडायरेक्ट स्टेप यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो है इस कंडेंस फॉग से बच जाए हम लोग, और डेंस फॉग को कंडेंस करने की मुश्किल ना आए हमें, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पे करवा देखा है।
तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई H2SO4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ SO3 टू वाटर। वही चीज़ जो मैंने आपके ऊपर भी बताई दैट SO3 को हम क्यों नहीं डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना सकते हैं। तो आंसर यहीं पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एडिशन ऑफ SO3 टू वाटर is highly exothermic and a dense fog of H2SO4 is formed which is very difficult to condense। अगर इतना सारा फॉग बन जाएगा तो आप उसे कंडेंस कितना करेंगे, है ना, कितने को कंडेंस करेंगे, इतना सारा बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका जो ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स है ये खत्म हो जाएगा। वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली विस्कस। तो इतना गाढ़ा क्यों होता है ये, विस्कस क्यों होता है इतना सल्फ्यूरिक एसिड। तो विस्कोसिटी का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा याद रखना कि जिसकी बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, बॉन्डिंग में यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, जिसकी बॉन्डिंग जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा वो विस्कस होगा, उतना अच्छा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे से बाइंड हुए रहेंगे, तो उतनी अच्छी उसकी विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाता है। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये है आपके पास इसके ऑक्सीजन, है ना, एक ऑक्सीजन, और इसके हम क्या करेंगे OH को साथ में ले आएंगे, तब ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा आपके पास, यहाँ पर आ जाएंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, है ना, OH। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ देते हैं। बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, सब जगह ऐसे ही हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये बना दिया कबाड़ा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दो सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं इस तरह से बनते हैं, और यहाँ पर होता क्या है, जब दो सल्फ्यूरिक एसिड जो आते हैं आपस में आते हैं तो इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलके दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं। सिर्फ यही थोड़ी ना, यहाँ पर जो है और भी अगर ऑक्सीजन और यहाँ पे अगर और भी सल्फ्यूरिक एसिड होंगे तो वो भी तो बनाएंगे। तो यहाँ पर इतने सारे जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास दिखाई दे रहे होते हैं। ये तो अभी हमके दो ही दिख रहे हैं, वो अगर हम सिर्फ दो के देखें तो हमारे पास सिर्फ दो ही थोड़ी ना होंगे, है ना, दो मॉलिक्यूल थोड़ा ना होंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे। आपके पास अगर 1 ml भी आप ले रहे हैं तो उसमें भी कितने सारे होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, इतनी होती है कि चलती रहती है। अगर आपके पास जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो अपने जो है बॉन्डिंग बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर बात जाहिर है कि यहाँ पर जो होगा एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ उसने क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे रीज़न सिंपल सा, एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2SO4 के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे चेन चलती रहती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो इतना सा था, ये इजी था, बस इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और सिंपल से ये जो दो लाइन है ना इन्हें लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हमने इसका ऑक्साइड्स देखी थी, ऑक्साइड के बाद हमने क्वेश्चन देखा, और उसके बाद ही जो थोड़े से क्वेश्चन थे सल्फ्यूरिक एसिड के वो हमने देखे। ओके, तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप इसे रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है खासकर उसे, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आपका ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक जो है सबसे अच्छा चैप्टर है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इसे चाहिए। और ये जो होता है आपका सबसे, इसमें आपका जो जितना भी इसका वेटेज रहता है 8 का रहता है, तो 8 का वेटेज आपका समझिए हो गया। तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स, वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी हेलोजन फैमिली, राइट। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned